IEEE के अंदर आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड है। अपन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब पढ़ते हैं, आप टीवी यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, तो वो सारे पार्ट जो आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रिकल जो होता है, इलेक्ट्रिकल कोई भी इक्विपमेंट होता है, वो 12 वोल्ट से ऊपर की जितनी भी सप्लाई होती हैं वो आपकी आती हैं इलेक्ट्रिकल में। और जो 12 वोल्ट से नीचे चली जाती है, मतलब कि जो 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट 12 वोल्ट के अंदर जो प्लेट्स वगैरह सारी चीजें वर्क करती हैं, जैसे कि आपके डायोड, ठीक है, और चार्जर हो गए, किसी भी चीज के मोबाइल फोन हो गए, ये सारे किस में आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ेंगे कि कैसे जो आपके मेन इक्विपमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है, मतलब कि आप यूज करते हैं जिनको, लाइक सेमीकंडक्टर जो हो गए, जिनके मदद से आप बनाते हैं कुछ जो है आपके डायोड वगैरह, एन टाइप जो ट्रांजिस्टर वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें बनती हैं, ये बनती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़छाड़ करके उसको आप यूज करें एज आवर जो मटेरियल है जिसको अपने यूज करना है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे आप चला रहे हैं। लाइक आप ध्यान दो, आपने कभी देखा होगा कि टीवी को आप जस्ट एक रिमोट के बंद वाले बटन से स्विच ऑफ कर देते हो, तो उसके अंदर से इतनी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी पास कर रही है जो आपका टीवी का रिमोट है कि वो किसी टीवी को बंद कर सके। लेकिन वो एक ट्रांजिस्टर को ऐसे चलाता है, या एक डायोड्स या और रेक्टिफायर या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसको कंट्रोल करती हैं टीवी को। और जब आपका रिमोट कंट्रोल करता है उसको, तो वो अपने आप को सारी चीजें मिलके उसको बंद कर देती हैं। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर तीन चीजें होती हैं। सबसे अंदर वाली साइड होता है प्रोटॉन, एटम जो होता है, एटम के अंदर सबसे अंदर जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। प्रोटॉन जो होते हैं उसके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो सारा पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर। और उसके बाहर रहते हैं शेल्स, ठीक है। फर्स्ट शेल, ठीक है, सेकंड शेल, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इलेक्ट्रॉन को। एक तो न्यूक्लियस वाला हिस्सा, न्यूक्लियस, और एक आता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। और ये आ गया पहला पार्ट, और दूसरा आ गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी हिस्सा, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हो। बाहर वाले हिस्से में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए आप सीधा इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। कौन कौन सी चीजें आती हैं न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन्स आते हैं, एंड दूसरे क्या चीज आती है इसके अंदर? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलकर ये बनता है न्यूट्रॉन्स, एंड प्रोटॉन से मिलकर बनता है। तो सारा वेट जो होता है किसी भी एटम का, वो सारा वेट उसके न्यूक्लियस में होता है। वेट सारा जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जितना भी वेट आएगा वो क्या होगा? उस टोटल एटम का वेट होगा। और उसके शेल्स के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों के ऊपर सेम चार्ज रहता है, लेकिन अपोजिट रहता है। जितना चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ई नेगेटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये शेल्स के अंदर सीरीज में रहते हैं, मतलब कि शेल जो होता है वो एक नहीं होते, वो एक से ज्यादा होते हैं। वो रहता है उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अगर 1 एटॉमिक नंबर है, इट मींस उसका जो है प्रोटॉन कितने होंगे? 1, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1, ऐसे रहता है, ठीक है। तो लाइक आप पढ़ोगे जैसे कि 2
अंदर, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले शेल के अंदर आएंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं वो दोनों किस में आएंगे, पहले शेल के अंदर आएंगे। ठीक है, 2 के बाद अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन एक और ऐड हो गया, तो वो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है एक अलग शेल के अंदर आएगा। पहले शेल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, पहले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद सेकंड शेल के अंदर, सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आपके, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे ही आपके नेक्स्ट जो होता है तीसरा जो आपका वो है, उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो वो कहां चले जाएंगे, नेक्स्ट जो तीसरा शेल है उसके अंदर चले जाएंगे। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद अगर कोई और आता है नेक्स्ट आगे और ज्यादा बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आगे नेक्स्ट शेल के अंदर चले जाएंगे। अब ये तो होगी कॉमन बात की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे किसी चीज के अंदर रहते हैं। ठीक है, लाइक किसी चीज का एटॉमिक वेट, जैसे कि आपको पढ़ लेते हैं इसके अंदर एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो आपको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन्स होंगे इसके, और 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो 7 प्रोटॉन तो उसके न्यूक्लियस में आ गए, और जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां रहेंगे, 2 तो रहेंगे उसके पहले शेल के अंदर, 2 ही रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ गए। बाकी के कहां रहेंगे, उसके सेकंड शेल के अंदर। अब 2 यहां पे आ गए तो बाकी कितने रह गए, 5। तो 5 कहां पे रहेंगे, यहां पे। ठीक है, एक दूसरे से समान दूरी पर, 3 4 और 1 5। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके अंदर डिसॉल्व होंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल के अंदर और 5 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल के अंदर। ठीक है, हो सकता है कि ज्यादा होते तो एक आधा शेल कहां चला जाता, थर्ड शेल के अंदर चला जाता। ऐसे ही इनकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि अगर जो आपके कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी जो मेटल्स हैं जिनके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक जर्मेनियम। जर्मेनियम जो मेटल है इसका एटॉमिक नंबर होता है 32। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। इट मींस इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 32। और आपको जैसा कि पता है कि फर्स्ट शेल के अंदर कितने रह सकते हैं, 2, दूसरे शेल के अंदर कितने रह सकते हैं, 8, और तीसरे उसके अंदर कितने रह सकते हैं, 18, और बाकी जो बचेंगे वो कहां चले जाएंगे, वो सबसे बाहर वाले शेल के अंदर चले जाएंगे। फर्स्ट जो शेल है उसके अंदर कितने रह सकते हैं, 2, दूसरे शेल के अंदर कितने रह सकते हैं, 8, तीसरे के अंदर कितने रह सकते हैं, 18, और इसके बाद अगर कोई बच गया तो वो कहां चला जाएगा, वो फोर्थ शेल के अंदर चला जाएगा। ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, और लास्ट वाला कौन सा होगा, फोर्थ शेल, अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो 8 और 2 10, 10 और 18 28, और लास्ट वाले शेल में कितने रह गए, फोर्थ शेल के अंदर 4। ठीक है, ध्यान देना कोई भी मेटल जिसके सबसे बाहर वाला, उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस, ये बाहर वाला शेल है इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। किसी भी चीज का वैलेंस शेल जो होता है वो क्या काम करता है, वो डिसाइड करता है कि उसको मेटल को कैसा होना है। अब ये वैलेंस शेल है। आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। क्वेश्चन आता है किसी भी एटम का वैलेंस शेल कौन सा होता है, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी मेटल या एनी एटम, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम इज नोन एज वैलेंस शेल। ठीक है, सबसे बाहर वाले शेल को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। तो ये फोर्थ वाला कौन सा होगा, वैलेंस शेल। तो इसके अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कौन से हो सकते हैं, ये मेटल्स जो हो सकते हैं ये सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये मेटल्स जो होंगी ये सेमीकंडक्टर्स होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले तो आप पढ़ रहे थे कि कैसे एटम जो है वो सेट होंगे, कैसे उसके अंदर रहते हैं एटम। तो उसके लिए आपने पढ़ा कि पहले शेल के अंदर आपने किया कि पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2, और दूसरे के अंदर 8 और तीसरे के अंदर 18। इसको कैसे निकाला जा सकता है, कोई भी
भी शेल कितने भी हो, आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? फर्स्ट शेल के अंदर अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, या फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, वो आप ऐसे निकाल सकते हो n2 इंटू उसके बाद जो 1⁻², ठीक है, ये फर्स्ट शेल आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड शेल के अंदर कैसे निकालोगे? सेकंड शेल के अंदर कैसे निकलेंगे? 2 इंटू 2⁻², ठीक है, 2⁻² हो जाएगी। थर्ड शेल के अंदर 2 इंटू 3⁻², 3⁻² हो जाएगी। और ऐसे ही फोर्थ शेल के अंदर 2 इंटू 4⁻², और 5⁻6⁻, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये आ गया फर्स्ट शेल। 1⁻² तो करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 2⁻², 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 3⁻² इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आप जो फोर्थ शेल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, ये मैक्सिमम की कैलकुलेशन है, ठीक है, यहां से आप मैक्सिमम निकाल सकते हो। 4⁻² इंटू 2, तो ये क्या आ जाएंगे? मैक्सिमम आ जाएंगे कि मैक्सिमम कितने रह सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो कि किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब आपने पढ़ा यहां तक, ठीक है, कि जो शेल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिट किए होते हैं, उसका फार्मूला भी पढ़ा, ठीक है, कि जिस भी शेल की आप बात कर रहे हो उसका पावर आप बना देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हो फार्मूला को, 2 इंटू n⁻², ठीक है, 2 इंटू n⁻², मतलब कि जिस भी शेल का शेल नंबर 1 2 3 4, जिस भी शेल की बात कर रहे हैं आप, उस शेल का यहाँ पे नंबर फिल करेंगे और 2 इंटू उसका फार्मूला पुट करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, उसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उस शेल के अंदर वो अपने काउंट कर लेंगे आप यहाँ से, ठीक है। ऐसे आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं। अपना जो टॉपिक है, अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ी, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्यों पढ़ा, क्योंकि अपन ने करना है सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट अपन सीधा आते हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर। सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? अगर तो किसी मेटल के अंदर जो आपके बॉन्ड्स बनते हैं, इसके अंदर जो एटम्स होते हैं बाहर वाले शेल के अंदर, किसी भी, अब ध्यान दो, कोई भी एटम है, ये वाला एटम है, इसका ये आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाला शेल है, ठीक है। अगर सबसे बाहर वाले शेल के अंदर 1 2 3 4 जो है वो एटम्स हों, तो 4 एटम्स के साथ वो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता, ठीक है। 4 एटम्स के साथ वो अनस्टेबल है। उस एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ना, तो अभी तक वो जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक उसके अंदर वो क्या होएगा, कंडक्टर नहीं रहेगा, वो कंडक्टर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का जब तक ये स्टेबल नहीं होता। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करता है, अपने साथ वाले एटम्स, एक तो ये हो गया एटम, ठीक है, एक ये हो गया एटम और एक ये हो गया, इसके चारों तरफ एटम्स हैं, इसी की साथ के मेटल्स हैं, उन मेटल्स के जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उनके साथ बॉन्डिंग बना लेता है। यहाँ पे इसका एटम था, यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इसका ले लिया, इसके 4 वो थे, एक इसका रख लिया, और इसके भी 4 थे, एक इसका रख लिया। इनके साथ बॉन्डिंग बना के, ठीक है, इनके साथ बॉन्डिंग बना के ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबल कर लेता है। मतलब कि इस एटम के चारों तरफ 4 और एटम थे, उनके भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, उनके साथ इसने बॉन्डिंग बना के खुद को स्टेबल कर लिया, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनके आउटर मोस्ट, ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको स्टेबिलिटी के लिए दूसरे अपने एटम्स के साथ, पड़ोसी एटम्स के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है, कोवेलेंट बॉन्ड, फिर वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। तो ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको आप क्या कहते हैं, आप उनको सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा सेमी कंडक्टर्स,
सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? द मटेरियल in which outermost shell outer of the atom has 4 electrons. जिस मटेरियल के आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल के अंदर, जिस मटेरियल के वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उस मटेरियल को, उस एटम को अपन क्या बोलेंगे? वो क्या है? सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर होने का मतलब कि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि थोड़ी सी हीट मिले इस मटेरियल को और ये क्या हो जाएगा? ये कंडक्टर बन जाएगा। थोड़ी सी हीट मिलते ही ये कंडक्टर बन जाएगा। इसके जो ओरिजिनल बॉन्ड था आपस में एटम्स के साथ, वो टूट जाएगा, जिसके कारण वहां पे स्पेस बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। मतलब कि थोड़ी सी हीट मिलते ही जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये क्या बन जाएंगे? आपके ये कंडक्टर बन जाएंगे। ऐसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही, थोड़ी सी कुछ भी इनके अंदर थोड़ा सा भी चेंज आया स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये क्या बन जाएंगे? आपके कंडक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स को आपस में जोड़े रखने के लिए, मतलब कि इनको आपस में मूवमेंट के लिए जो स्पेस होता है, किसी भी जो मटेरियल है उसको कंडक्टर होने ना होने के लिए उसके अंदर जो क्या होता है कि एक कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, एक तो वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है, वैलेंस बैंड, इस वैलेंस बैंड का और कंडक्टर बैंड का, एक होता है कंडक्टर बैंड, कंडक्टर बैंड। ठीक है, ये कंडक्टर बैंड अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो मटेरियल क्या होगा? कंडक्टर होगा। मतलब कि जो वैलेंस बैंड है किसी मटेरियल का, एनर्जी लेवल जो है, वैलेंस बैंड जो है अगर वो कंडक्टर बैंड से दूर है, ठीक है, जैसा कि आपने फिजिक्स और उसके अंदर पढ़ा होगा कि अगर कंडक्टर बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप है, स्पेस है दोनों के बीच में, तो ये क्या होगा? ये आपका मटेरियल जो है ये कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में लार्ज फॉरबिडन बैंड है, लार्ज फॉरबिडन बैंड, इन दोनों के बीच में लार्ज फॉरबिडन बैंड है, तो ये क्या होगा? आपस में एक दूसरे के टच में नहीं आ सकते, एक दूसरे के साथ ये एक दूसरे के ऊपर अटैच नहीं कर सकते। मतलब कि जो मटेरियल का, एटम का जो है स्ट्रक्चर है वो कंडक्टर नहीं होगा। अगर ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, थोड़ी सी दूरी पे हैं, ठीक है, एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पे हो, अगर ये आ गया वैलेंस बैंड और ये आ गया आपका कंडक्टर बैंड, कंडक्टर बैंड, और ये आ गया नीचे वाला वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड अगर एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पे हैं, स्मॉल फॉरबिडन बैंड इन दोनों के बीच में, तो ये आपस में कभी भी मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी इनको मिली और ये आपस में क्या हो गए? कंडक्टर बन गए। मतलब कि ये नॉन कंडक्टर भी हैं जब तक कोई एनर्जी नहीं मिल रही इनको, और ये कंडक्टर भी हैं जब एक दूसरे के साथ टच में आ गए। और तीसरा कौन सा होता है? जिसके अंदर ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं, कंडक्टर बैंड और वैलेंस बैंड। तो इस कंडीशन में ये जो हिस्सा है ये क्या बताता है कि ये कौन सा मटेरियल है? अब ये तो कंडक्टर मटेरियल है, कंडक्टर, ये है सेमीकंडक्टर, और ये है नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, इसको इंसुलेटर भी बोलते हैं और नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इंसुलेटर लिख देता हूं मैं, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर है ये करंट को क्रॉस नहीं करवाएगा। तो यहां पे अपन ने पढ़ा सेमीकंडक्टर के बारे में।
जिन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हों, वो अपने आसपास के सभी एटम्स के साथ बैंड बना लेते, बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण वो स्टेबल हो जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, नॉन कंडक्टर हो जाते हैं। ठीक है, नॉन कंडक्टर होते जैसे ही अगर उसको एनर्जी मिली थोड़ी सी तो वो क्या बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। मींस सेमीकंडक्टर नॉन कंडक्टर भी होते हैं और कंडक्टर भी हो सकते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स हैं। तो सेमीकंडक्टर्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एग्जांपल अपन इसका कौन सा पढ़ा था, लाइक जर्मेनियम। इसका एग्जांपल सेमीकंडक्टर का जर्मेनियम, जिसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अब 32 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट शेल के अंदर कितने आएंगे, 2 × 1 raised to the power 2 = 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे शेल के अंदर कितने आएंगे, 2 × 2 raised to the power 2, तो कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरे शेल के अंदर कितने आएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर कितने आ गए आपके, थर्ड के अंदर आएंगे 2 × 3 raised to the power 2 = यानी कि 9 × 2 = 18। 18 इसके अंदर, 8 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, तो 28 हो गए। उसके बाद 4 बच गए, मतलब कि सबसे बाहर वाला शेल, फोर्थ शेल जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए, लास्ट वाला फोर्थ शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो तो आप उसको क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे इसके बाहर वाले शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या बन गया, एक सेमीकंडक्टर बन गया। ठीक है, क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क करता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे इसके अंदर। तो स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर एटम्स रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल जो है, बहुत ही मतलब कि जूम करके आप उसको देखिए, बहुत ही छोटे उसमें ये दिखता है। अगर किसी चीज को छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ा जाए तो वो एटम होता है। तो वो एटम्स है, मतलब कि इनको देखने के लिए आपको माइक्रो जो है लेंस चाहिए, बहुत ही ज्यादा पावर का। ठीक है, उसके बाद अब ये इतने सारे एटम्स होते हैं और इसके अंदर 32 लाइक जर्मेनियम का आप देख रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम देख रहे हैं आप। तो उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स हर एक के अंदर होंगे और सबसे बाहर वाले शेल के अंदर क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे बाहर वाले शेल के अंदर 1 2 3 4, आपका सिर्फ बैलेंस जो शेल है उसकी बात करेंगे, क्योंकि अंदर वालों से अपने को कोई मतलब ही नहीं है, वो स्टेबल रहेंगे। सिर्फ बाहर वाला जो बैलेंस शेल होता है वही मूवमेंट करता है, उसी के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूवमेंट करते हैं। तो बाहर वाले शेल के अंदर जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स है। जिस भी एटम के बाहर वाले शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको अपन सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे भी इसके भी 4, सभी के एटम्स जो जर्मेनियम के सभी एटम्स के ऊपर बाहर वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स के बाहर वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4। स्ट्रक्चर आएगा क्वेश्चन की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा रहता है, एटम का स्ट्रक्चर, सॉरी सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तब आपने ये बनाना है क्वेश्चन। अब इस मटेरियल को स्टेबल होने के लिए हर एक इलेक्ट्रॉन का, अगर इसको नॉन कंडक्टर हो रहा है, स्टेबल होना है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होना जरूरी है। और हर एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेगा, लाइक इस एटम के साथ ये बॉन्ड बनाएगा और ये वाला एटम क्या करेगा, अपनी एनर्जीज को एक दूसरे से जोड़ लेंगे। ठीक है, ये बन गया एक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो एटम है ये अपने साथ वाली किसी मटेरियल के साथ, जो साथ वाली एटम है उसके साथ जोड़ लेगा। इतने ही एटम थोड़ी होंगे मटेरियल के अंदर, तो करोड़ों अरबों में एटम्स होते हैं। ठीक है, तो जस्ट आप यहां तक ही बना रहे हैं, क्योंकि आगे आप खुद जानते हो कि क्या होगा, आगे कोई और एटम होगा दूसरा। तो इन दोनों के बीच में आपस में लाइक आप सेंटर से स्टार्ट करते हैं।
अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके चारों तरफ इन्होंने अपनी एटम चारों तरफ बॉन्ड बनाने हैं, तो ये क्या करेगा, एक तो इसके साथ बना लेगा, एक नीचे वाले के साथ, एक साइड वाले के साथ और एक ऊपर वाले के साथ। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट, ये स्टेबल हो गया। यहां से इसने अपने दो बना लिए, ठीक है, ये भी स्टेबल हो गया लास्ट नीचे वाले के साथ बॉन्डिंग करने के बाद। ऐसे ही इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में बॉन्डिंग कर ली, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में बॉन्डिंग कर ली, ये नीचे वाले के साथ कर लेगा और ये साइड वाला किसी साइड वाले के साथ। ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में आपस में बॉन्डिंग, और नीचे वाले के साथ कोई नीचे और एटम होगा उसके साथ, और आपस में इधर साइड में। ऐसे ही यहाँ पे चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, चार दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे। तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर आपको दिखे तो ये स्ट्रक्चर किसका होगा, सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सभी ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहरी 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग करवा दी, जिसके कारण ये स्टेबल हो गया बिल्कुल। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी है वो खुद स्टेबिलिटी ही अनस्टेबल है, मतलब कि कभी भी अनस्टेबल हो सकते हैं ये। इनको थोड़ा सा एनर्जी बैंड इनका तोड़ा और ये क्या हो गए, कंडक्टर बन गए। ठीक है, पहले तो नॉन कंडक्टर है, अचानक से ये कंडक्टर बनाए जा सकते हैं। बहुत ही थोड़े एनर्जी गैप से इनको क्या किया जा सकता है, इनकी एनर्जी को तोड़ा और इनको तोड़ा जा सकता है और फिर से इनसे काम लिया जा सकता है एज ए कंडक्टिव मटेरियल। ठीक है, कंडक्टर बनाया जा सकता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आएगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कंडक्टर। तो आपने क्या लिखना है कि ये सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ये आपस में अपने चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसके कारण ये स्टेबल हो जाते हैं बिल्कुल। और जब ये वर्क करते हैं, अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी एनर्जी बैंड टूटा, मतलब कि थोड़ी सी भी एनर्जी मिली इनको, लाइक हीट, थर्मल एनर्जी, तो ये क्या बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं, अदरवाइज ये नॉन कंडक्टर होते हैं। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, वो आपस में दूसरे, सबसे पहले जो बाहर वाला शेल है उसको क्या बोलते हैं आप, वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल से वैलेंट, और जो आपस में चारों तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर बनाता है, बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन आता है सेमीकंडक्टर के अंदर, बाहरी शेल के अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो अपने आसपास के मटेरियल्स के साथ। ठीक है, तो जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है, वो भी अपने आसपास के शेल्स के साथ कौन सा वो बनाता है, आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही सिलिकॉन भी जो है वो भी क्या है आपका, इसके भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर है इसका 14 है। तो सबसे अंदर वाले शेल के अंदर कितने रह गए, 2, बाकी कितने बच गए, 12। दूसरे शेल के अंदर मैंने आपको बताया 2 × 2⁻², देन इट मींस 4 × 2 = 8। 8 आ गए दूसरे के अंदर, 8 और 2 10 हो गए। तीसरे शेल के अंदर कितने रह गए, बाकी 4। तो तीसरे शेल के अंदर कितने रहते हैं, 4, वो आउटर मोस्ट शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 रह गए, तो वो भी क्या बन गया, एक सेमीकंडक्टर बन गया। ठीक है, तो उसको भी आप कंडक्टर, नॉन कंडक्टर बना सकते हैं। ऐसे आप किसी भी मटेरियल जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो, उसको आप क्या बोलते हैं, वो क्या है आपका सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और इम्प्योर और प्रॉपर प्योर सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।